बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी आज स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले जो डिफरेंस है इनमें वो है न्यूक्लियस की बेस पे। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस की बेस पे। यूकैरियोटिक सेल जो है बेटा आपने क्या करना है, आप ऐसे करें, लाइन लगा लें सेंटर में, यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल लिखें और यहाँ यूकैरियोटिक सेल, और जो डिफरेंसेस हैं उनके वन बाय वन वहां लिखते जाएं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बेस पे, तो यूकैरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल जो है बेटा इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जितने भी बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें हम, उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता और जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं सेल के वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, while prokaryotic cells do not have prominent nucleus. Their chromosomes consist of DNA and it is float in the cytoplasm near center. This region called nucleoid. ठीक है, अब ये देखें, न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उनके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म के ऊपर सेंट्रल पार्ट की तरफ। ठीक है, तो वो जो रीजन होता है जहां पे इनका डीएनए फ्लोट कर रहा होता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो है वो सेंट्रल रीजन है जहां पे प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है। अदर ऑर्गेनेल्स, बाकी ऑर्गेनेल्स की बात करें तो क्या डिफरेंस आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल जो हैं इनके जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी इनके ऑर्गेनेली के गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। अच्छा, यूकैरियोट्स में कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं देखें जरा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, etc. While such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell. ये membrane bounded organelles जो हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, यूकैरियोट्स में ये होते हैं। The ribosome of eukaryotic cells are larger in size as compared to ribosome of prokaryotic cells. तो एक डिफरेंस ऑर्गेनेली में ये भी आता है कि राइबोसोम्स जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद है साइज। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब अगर सेल्स के साइज की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो 10 गुना छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट है cell wall. The cell wall of eukaryotic cell is made of cellulose. ये प्लांट्स की बात हो रही है बेटा। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स की सेल वॉल जो है, प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और फंजाई की जो है वो काइटिन की होती है। All prokaryotic cells have cell wall which is made of peptidoglycan, a large polymer of amino acids and sugars. जबकि अगर हम बात करें किनकी, प्रोकैरियोट्स की, तो इनके अंदर सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है सेल की वो किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स और शुगर के पॉलीमर होते हैं जिनको पेप्टाइडोग्लाइकन बोला जाता है, इससे बनी हुई होती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 67 पे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन, इनके अंदर क्या डिफरेंस है एक दफा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसी पेज के ऊपर एक ब्लॉग बना हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म जो है 200 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। अब सबसे पहले अगर हमने रिलेशनशिप देखना है सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले साइज एंड शेप। डिफरेंट जो हैं
सेल के ऑर्गन, उनका साइज क्या है और शेप क्या है, किस तरह वो एक दूसरे से वेरी करते हैं साइज और शेप में। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल जो है इनकी शेप जो है इस तरह से राउंड होती है, राउंड शेप होती है इनकी, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स आपको पता है हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक्सेसिवली ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद है नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। अगर नर्व सेल्स की बात करें आप, तो नर्व सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। लार्ज होते हैं साइज में। क्यों ये लार्ज होते हैं साइज में? क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, ट्रांसमिशन करनी होती है किसकी, नर्व इंपल्सेस की। नर्व इंपल्सेस जो है वो ब्रेन की तरफ जो है वो नर्व्स लेके जाती हैं मैसेज, ठीक है। तो अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो उनकी जो है वो इस तरह की इलोंगेट सी शेप होती है। Xylem cells are tube-like and have thick wall for conduction of water and sport। अब xylem cells का डिफरेंस देखें इनमें, तो इनके अंदर इस तरह से ट्यूब्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। आपको पता है xylem का क्या फंक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ऑफ प्लांट। जड़ों से ये जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और साल्ट्स वगैरह को और डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो ये देखें साइज और शेप की बेस पे डिफरेंस है इन सब में। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो राउंड शेप के होते हैं, नर्व सेल जो हैं वो इस तरह के इलोंगेट शेप होती है, और अगर जाइलम टिश्यूज की बात करें तो वो इस तरह ट्यूब लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सरफेस टू एरिया रेशियो, ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। अब देखें इनका सरफेस एरिया किस तरह का होता है और वॉल्यूम की इनके अंदर क्या रेशियो होती है। सरफेस एरिया मतलब कितना इनका एरिया है सरफेस का, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है उसकी बात करते हैं। रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो अगर रूट हेयर्स की बात करें हम, तो रूट हेयर्स के अंदर जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है, किसके लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, किसकी, वाटर की और सॉल्ट्स की। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली। इसके अंदर ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट। ये देखिए कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं और कौन से एब्सेंट हैं, उनकी जो है हम स्टडी करेंगे। सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशन हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करते हैं उनके कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। और दूसरे सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। उसी को लेके डिफरेंट जो हैं वो सेल्स को लेके उनके क्या क्या फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम उनकी भी स्टडी कर लेंगे। पेज नंबर 67 पे बेटा पॉइंट्स बने हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इंपल्स एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। नर्व सेल्स अब क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑर्डिनेशन के, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नर्व इंपल्स क्या होती है कि आपको पता है कि नर्व जो है वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं, इन नर्व इंपल्सेस यानी इन नर्व्स के थ्रू जो मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, एक पार्ट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसमें इनका रोल होता है। नेक्स्ट है मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट इन बॉडी। मसल सेल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं और इनका रोल क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट है सम स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल एंड सम आर रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच, पेन etc। अब स्किन सेल्स की बात हो रही है कि कुछ स्किन सेल्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। अगर बाहर से कोई जो है मटेरियल आ रहा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कुछ जो हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं
टेम्परेचर के लिए, ठीक है। टेम्परेचर को जो है वो कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ टच के होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो पेन के। इस तरह से डिफरेंट स्किन सेल्स जो हैं, मतलब स्किन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। कुछ क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कुछ टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ टच के लिए और कुछ पेन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट फॉर द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स, ठीक है। अब ये देखें, कुछ जो हैं बोन्स के सेल्स वो कैल्शियम को क्या करते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रासेलुलर जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं, कैल्शियम को स्टोर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बोन्स को